कहाँ से स्टार्ट करना था? अपन क्या पढ़ रहे थे? मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी, एक तरीके से टाइप्स ऑफ, है ना, जो टाइप्स अलग से हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है एजेंसी, है ना। तो ये कौन सा है? एजेंसी बाय नेसेसिटी, ठीक है। एजेंसी बाय नेसेसिटी का क्या मतलब? जरूरत के टाइम पे एजेंसी। अब देखो, हाँ कर रहे, ठीक है, ठीक है। एजेंसी बाय नेसेसिटी का क्या मतलब कि देखो उसमें लिखा है एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है, सेक्शन 189। एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss and would be done by a person of ordinary prudence होना चाहिए, और लिख गया है, ठीक है, in his own case under similar circumstances, ठीक है। क्या मतलब है बताओ? हाँ, सर एक एजेंट को अपने प्रिंसिपल को एट रिस्क एंड इमरजेंसी वैसे बचाना चाहिए जैसे एक समझदार व्यक्ति अपने आप को बचाएगा। बिल्कुल सही है ना। ये तो ठीक है, मतलब जो बचाना है वो तो ठीक है, मतलब यहाँ पर हम पॉइंट क्या रख रहे हैं, ये बात तो ठीक है, ये तो वैलिड है कि बचाना चाहिए, एक मॉरल बात होगी, समझ रहे। तो नॉर्मली एजेंट कौन से काम कर सकता है? जिस बात के लिए उसको ऑथराइज किया गया, समझ में आ रहा है, वो काम तो नहीं कर सकता है जिसके लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें कि वो एक एक्ट करके अपने प्रिंसिपल को बचा सकता है लॉस वॉस से, लेकिन वो एक्ट करने की अथॉरिटी उसके पास है नहीं। आ रहा है समझ में? कोई इलीगल एक्ट नहीं है, वो बहुत नॉर्मल लॉफुल सा एक्ट है, समझ में आ रहा है। अगर वो ऐसा कर दे तो प्रिंसिपल इसका बच जाएगा। तो अगर हम बिल्कुल लॉजिकली सोचें इसको, जनरल पार्लेंस में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सोचें, तो क्या बोलेगा वो? कह रहे भाई तुमको अथॉरिटी दी भले ही नहीं थी, पर कॉमन सेंस लगाना चाहिए था ना, कर देते यार तुम, समझ में आ रहा है। ये तो कोई भी व्यक्ति, तुम्हारे साथ ऐसा तो होता तो करते क्या? तो एग्जैक्टली वही बात उठा करके कहाँ लिख दी गई है? कानून में, ठीक है ना, कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन किसको बोलेंगे? जहां पर कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया एजेंट के द्वारा तो प्रिंसिपल को नुकसान हो सकता है। आ रहा है समझ में? उसको इन लोगों ने क्या सिचुएशन का नाम दिया? इमरजेंसी सिचुएशन। और वहां पर फिर एक्शन लेने की अथॉरिटी तो थी नहीं एजेंट के पास, समझ में रहा है। फिर भी हमने एजेंट को बोला कि अगर आप ये अथॉरिटी, अगर आप ये एक्शन ले लेते हो तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? प्रिंसिपल की आ जाएगी। आ रहा है समझ में? तो क्या क्या बातें होनी जरूरी है, तब जाकर के कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। देखो एक नॉर्मल सिचुएशन में ये चीज वर्क नहीं करेगी। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के कुछ भी काम किया, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा? लायबल कौन होगा? एजेंट। फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो उसको रोक करके मैं वो पहले बता देता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें कि वो चीज़ें बेच रहा था लेकिन उसे ज़्यादा प्राइस में, कम प्राइस में बेच दी थी। तो एक होता है अथॉरिटी नहीं होना और एक होता है रूल्स नहीं निभाना। आप इसका डिफरेंस समझें बहुत अच्छे से, ठीक है ना। कि अगर मैं एजेंट को बोलूं कि भैया तुम्हारे पास इस बात की अथॉरिटी है लेकिन मैंने कुछ कंडीशन डाली कि ये कर लेना, वो कंडीशन उसने नहीं निभाई, तो एक्ट ऑथोराइज रहेगा क्योंकि एक्ट की अथॉरिटी दी गई है। जैसे वहाँ टायर बेचने की अथॉरिटी दी गई थी, बोला था 500 में बेचना, उसने मतलब मान लो 400 में बेच दिया। आ रहा है समझ में? तो टायर का बेचा जाना विल बी वैलिड, सिंस कंडीशन नहीं निभाई, इस कारण से प्रिंसिपल को नुकसान हुआ तो वो एजेंट से रिकवर करेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगा। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं मैं जो रखने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? ठीक है। देखो एक चीज़ और जनरल वाली, ठीक है ना, हम ऐसे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, अगर हम टाइम बचाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा क्या होगा? हम सुनेंगे और झट से हम सोचेंगे कि हम अगले पॉइंट पर पहुंच जाएं।
लेकिन आपका रियल टाइम तब बचेगा जब आप ऐसे सारे पॉइंट किसी ना किसी तरीके से नोट करते जाएंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यानी जो लाइन तुमको खुद से पढ़ करके बिल्कुल वैसी क्लिक नहीं हो रही जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर हम वक्त लगा करके लिख लें उसको, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि उसको पास फ्यूचर के लिए छोड़ें। क्योंकि मैंने जो अपने पिछले 5-6 साल में अभी IPCC के इसमें और पिछले 15 साल से जो मैं देख रहा हूँ, समझ आ रहा है, ऑलमोस्ट 20 साल से जो मैं देख रहा हूँ, वो यही है कि हमने खुद ने भी पढ़ते समय या कोई और भी पढ़ रहा है तो हमने यही नोटिस किया है कि अगर आपके पास उसका कुछ वो नहीं है तो बहुत ब्रॉड लेवल पर डिस्कशन याद रहता है, समझ में आ रहा है। ये जो डेप्थ वाली है ये एक भी बात याद नहीं रहती, एक भी, हार्डली एक बात याद रह सकती है जिसका डाउट हमको आया था, जो हमने पूछा था और जो क्लियर हुआ था। आ रहा है समझ में? मतलब सोच करके देखो कितनी सारी बातें होती हैं लेकिन बिल्कुल कुछ भी ध्यान में नहीं रह पाता। क्या क्लियर है ना? तो नोट बस करते जाना, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन जो है वो नोट करते जाना। हर एक चीज़ की जो बारीकी वाला जो डिस्कशन है ना, वो टोटल वेस्ट होता हुआ देखा है मैंने सालों से, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोग लिख लेना वो सारे कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है तब भी प्रिंसिपल लायबल है। एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करेगा तो प्रिंसिपल लायबल होगा या नहीं होगा? नॉर्मली नहीं। आ रहा है समझ में? लेकिन आपको नॉर्मली लिखा नहीं आएगा। जब भी आपको सिर्फ इतना ही लिखा है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर सकता है क्या, तो आप क्या मानेंगे कि केस कौन सा पूछा जा रहा है? नॉर्मल वाला। आ रहा है समझ में? तब आप क्या बोलेंगे कि क्या वो अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर सकता है? जवाब है नहीं। आ रहा है समझ में? लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में तो क्या 5 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पहला, देयर वॉज एन एक्चुअल एंड डेफिनेट नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इसका मतलब इमरजेंसी थी। दूसरा, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल से बात नहीं कर पा रहा था। हेलो। तीसरा, द एक्ट वॉज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल, मतलब वो जो एक्ट है वो इसलिए किया गया ताकि किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके? प्रिंसिपल का। और एजेंट ने बिल्कुल उसी तरह से काम किया जिसमें एक आम समझदार व्यक्ति काम करेगा। और ये आम समझदार व्यक्ति कैसे काम करेगा? ये सारा कुछ किस पर निर्भर करेगा? सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पर। मतलब अगर केस फंसा तो इस बात का निर्णय कि ये बात आम है या नहीं है कौन लेगा? कोर्ट। आ रहा है समझ में? क्योंकि केस फंसेगा तो हम वही जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। तबीयत खराब है तुम्हें? नहीं ना? ओके। द एक्ट वॉज डन बोनाफाइड। बोनाफाइड बोले तो जेन्युइन। आ रहा है समझ में? उसमें कोई मेलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये 5 बातें हैं। तो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड करी तो भी क्लियर है? चलो आगे देखो। A consign some goods to B, directing B to send them immediately to C. In the opinion of B, the goods will spoil if sent to Cuttack. ठीक है? As per section 189, B may sell the goods if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. समझो कुछ से? एग्जाम्पल सबको क्लियर हुआ कि नहीं? शिवानी, क्या है एग्जाम्पल? प्लीज एक्सप्लेन। बी को गुड सेंड करने के लिए बोल रहा था, लेकिन बी के ओपिनियन में वो स्पॉइल हो जाएंगे तो वो बी के ऊपर अगर वो बेचते हैं। हाँ ये ठीक है। ठीक है। और कोई? हाँ। बी को बोलता है कि गुड्स कटक भेज दो, और बी बोलता है कि अगर वहाँ भेजेंगे तो गुड्स स्पॉइल जाएंगे, इसलिए वो गुड्स सेंड कर देता है, तो इसलिए वो लायबल नहीं होगा। मतलब तुम समझो यहाँ पर ना, मतलब सुनने में बहुत ऐसा केस है कि अरे यार ऐसे तो फिर वो कुछ भी कर दे। ये 5 बातें आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी कि हाँ मतलब गुड्स आ गए होंगे बी के पास,
फिर बी जो है वो ए से बात नहीं कर पा रहा होगा, गुड्स खराब हुए पड़े हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना। और ये सब सिचुएशन फंस गई है, कुल मिलाकर के इमरजेंसी आ गई है, तब जाकर के क्या कर सकता है, बी बेच सकता है ना। मतलब आपको अगर आता है ना ये क्वेश्चन, तो आप बस इतना नहीं लिखेंगे, मतलब आपको वो 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा। जिसने लिखे उसी को नंबर मिलेंगे। समझ गए आप इस बात को? क्लियर है? ठीक है ना। आपको MCQ भी हैं इस सब्जेक्ट में, पता है ना? क्लियर है? ठीक है ना। चलो, फिर है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है ना, मतलब कानून के हिसाब से अगर एक व्यक्ति दूसरे का एजेंट माना गया है तो उसमें इस तरीके से भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, जैसे इंसॉल्वेंट के केस में ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। फिर एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। देखो, एक होता है वर्ड अप्रूवल और एक होता है रैटिफिकेशन। समझ में आ रहा है? रैटिफिकेशन का अप्रूवल के साथ क्या रिलेशन है? बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में? अप्रूवल प्रायर अप्रूवल भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, लेकिन रैटिफिकेशन जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो हम पोस्ट अप्रूवल की बात करते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल कि इसका जवाब आएगा। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो रैटिफिकेशन मतलब कि एक्ट हो गया और उसके बाद अप्रूवल। आ रहा है समझ में? अच्छा, इन जनरल क्या लग रहा होगा इस वाले प्रोविजन में, कौन अप्रूव कर रहा होगा? प्रिंसिपल ही अप्रूव कर रहा होगा। कुछ पढ़ लिया है क्या? नहीं ना, प्रिंसिपल ही अप्रूव कर रहा हो। मतलब मेरे को पता है ना। ठीक है ना, प्रिंसिपल अप्रूव कर रहा होगा। ठीक है, किसका एक्ट अप्रूव कर रहा होगा? यहाँ खास बात पता क्या है कि जब एक व्यक्ति ने एक्ट किया, तब वो एजेंट था नहीं, लेकिन उसने वो एक्ट ऐसे किया जैसे कि वो एजेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर एक बात इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर है? ठीक है ना। थोड़े से फैक्ट्स चेंज, डिसीजन चेंज हो जाएगा। फिर से शुरू कर रहा हूं कि अप्रूवल दिया एक व्यक्ति ने, यह अप्रूवल बाद में आया है, एक्ट पहले हो गया है, ए और बी, है ना। तो ए के बिहाफ में बी ने एक्ट कर लिया, जबकि ए ने बी को ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ना बी को एजेंट बनाया था। अरे समझ। और बाद की एक डेट में ए ने इस एक्ट को इस तरह से अप्रूव कर दिया जैसे कि ए का एजेंट है बी, तो जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी? ए की। जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी? ए की। आ रहा है समझ में? यहाँ एक ऑप्शन ये भी है कि ए डिनाई कर दे, और द मोमेंट अगर ए ने डिनाई किया तो हम इस पूरे प्रोविजन से ही बाहर हो जाएंगे। फिर ऐसा माना जाएगा कि बी ने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, इफ अ पर्सन, जिसका नाम इन लोगों ने क्या रखा, देखो, प्रिटेंडेड एजेंट acts on behalf of another person, that is the alleged principal। अरे समझ में? alleged यानी जिसका हमने दावा किया कि ये है, and afterwards the alleged principal accepts such an act, and afterwards the alleged principal accepts such an act, then agency by ratification comes into existence। Simply speaking, ratification means approving a previous act or transaction. Ratification may be expressed or implied by the conduct of the person on whose behalf the acts are done। Ratification may be expressed or ratification पे बहुत डिस्कशन है बेटा, ध्यान रखना, अभी आगे भी है। आ रहा है समझ में? ये देखो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन। ठीक है ना, तो ध्यान रखें अपन। एक ही बात है, लेकिन बस क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि उसमें केसेस थोड़े में ज़्यादा बन सकते हैं। हाँ, तो इलस्ट्रेशंस, ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर बी, आफ्टरवर्ड्स बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट। ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर बी, आफ्टरवर्ड्स बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है ना, इम्प्लाइड है। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर ए विदाउट बीज अथॉरिटी लेंड्स बीज मनी टू सी, ए विदाउट बीज अथॉरिटी लेंड्स बीज मनी टू सी, आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्ट्स
interest on the money from C. A, without B's authority, lends B's money to C. Afterward, B accepts interest on the money from C. So, as per section 197, B's conduct implies ratification for the loan obtained by A on B's behalf. क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल बातें हैं. इफेक्ट्स ऑफ रैटिफिकेशन. एक बार रैटिफिकेशन हो गया तो जिम्मेदारी किस पर आ गई? प्रिंसिपल पर. द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स रैटिफाइड बाय हिम एज इफ सच एक्ट्स हैड बीन परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी. तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट कर रहा है. इसी चीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रेट्रोस्पेक्टिवली. Ratification relates back to the actual date of the act that is ratified and not from the date when the act was ratified. Relates back to the actual date of the act. मतलब 1 तारीख को एक्ट हुआ, 10 तारीख को अप्रूव हुआ, माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने वो एक्ट कब अथोराइज कर रखा था? 1 तारीख से. क्लियर है क्या? क्वेश्चन रीड करो. हो सकता है आगे के प्रोविजंस के बेसिस पर हो. हाँ बेटा. इस प्रोविजन में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी क्यों दी हुई है इसमें प्रिंसिपल को? जब उसकी मर्जी होगी तो वहाँ कर देगा अगर एक्ट के हिसाब से. सबसे ज़्यादा क्यों? नहीं ऐसा नहीं. मतलब उसमें अभी प्रोविजन पूरा नहीं हुआ है तो इतनी रैंडम नहीं है अथॉरिटी. इसीलिए तो इस पर डिस्कशन है आगे, है ना. एक बार देख लो. मुझे लगता है कि तुम्हारा ये डाउट आगे उससे पूरा हो जाएगा. ठीक है. हम अगला प्रोविजन छोड़ के मतलब 11.40 छोड़ के और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 11.41 पहले. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन. मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल किसी भी एक्ट को अप्रूव कर ले. ऐसे में दिक्कत क्या होगी? करेगा किसी की पार्टी किसी के अगेंस्ट किसी के अलग पर्सन के, तो वो रेटिफाई हो सकता है. इसमें तो कोई भी पर्सन एक्ट करने लगेगा तो फायदा खा सकता है. किसी दूसरे की गलती को अपने पर भी ले. ये वाला पॉइंट है. मतलब कोई व्यक्ति एक्ट करेगा और किसी दूसरे को फंसा देगा पैसे वैसे देके या इस तरीके से. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम चाह रहे हैं कि हाँ भाई हम तो उसी को दोषी मानते हैं ना जो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी रख रहे हैं कि कोई गलत व्यक्ति ना, कोई सही व्यक्ति ना फंसे. मतलब कि प्रिंसिपल ऐसे ही थोड़ी किसी को भी बना देना चाहिए. तो कुछ कंडीशन इसके लिए भी डाली गई हैं कि हर व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता कि बन जाए प्रिंसिपल किसी के भी एक्ट के लिए. क्योंकि देखो समझो, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि मैं जाकर के मैं फ्रिज खरीदने गया, समझ में आ रहा है, फिर सडनली मैं एक से बोलने लगा कि भाई तू बोल दे कि तूने खरीदा है. ये ऐसा नहीं है. क्योंकि जब मैं फ्रिज खरीदने जा रहा हूँ उसी समय मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं ये उसके लिए खरीद रहा हूँ. अगर मैंने ऐसा नहीं बोला है तो फिर वो रेटिफिकेशन से भी नहीं जा सकता किसी दूसरे पर. तुम इस पॉइंट को समझ रहे हो कि एक्ट के रेटिफाई होने के लिए ये जरूरी है कि फर्स्ट हैंड जब एक्ट किया गया हो तो वो प्रिटेंडेड प्रिंसिपल के लिए किया गया हो. मतलब मैं उसी समय पहले ही बोलूंगा उसको क्या कि उस प्रिंसिपल के लिए. और बेटा इसको पढ़ते समय, सिंस आप कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा प्रमोटर पढ़ चुके हो, हाँ, तो अब आपको प्रमोटर रिलेट करते जाना है. यहाँ पर कैसे रिलेट करोगे? कौन से प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं, बताओ. सोचो. याद आ रहा है क्या? बहुत टाइम हो गया वैसे तो. उम्मीद नहीं है मेरे को, लेकिन हो जाएगा. आंसर तो बहुत अच्छा लगेगा. हाँ
हाँ तो प्रमोटर वहीं आता है ना और कुछ बात तो बोलो ऐसी सब्सटेंशियल। प्रमोटर किसी भी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी कर रहा होगा तो उसको बताना पड़ेगा कि वो कंपनी के लिए कर रहा है। चलो ये एक बात है, ठीक है, ये सही बोल रहे हो तुम, ये इससे रिलेट हो रहा है, लेकिन और थोड़ा सा डेटा। प्रमोटर कोई भी एक्ट कर सकता है और फिर कंपनी का नाम लगा सकता है उसमें। तुम तो अलग ही बात बोल रहे हो। देखो मतलब प्रमोटर को लायबल नहीं अपन ठहरा सकते हैं कुछ भी, अगर कंपनी कुछ भी गलत करती है तो कंपनी फंसती है तो अपन प्रमोटर को नहीं बोल सकते। प्रमोटर ने कंपनी बनाई थी तो प्रमोटर। देखो प्रमोटर वाला पॉइंट जब हम इसमें डिस्कस करेंगे ना तो वो हमको डिस्कस करना जरूरी है ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए, आ रहा है समझ में? लेकिन वो एक पॉइंट से कटेगा इसमें, कैसे समझना। प्रमोटर जो भी एक्ट करता है वो किसके लिए करता है? कंपनी के लिए। प्रमोटर के एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? कंपनी। लेकिन जिस समय वो ये एक्ट करता है, एक खास बात पता क्या है, कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती। इस कारण से ये वाला प्रोविजन एज इट इज उस पर नहीं लग सकता। लेकिन डायरेक्टर्स अगर कुछ भी करेंगे तो कंपनी लायबल हो जाएगी बाद में। राइटिफिकेशन मतलब बाद में भी अप्रूवल हो सकता है। चलो ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसको अपन कीपिंग असाइड। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट होगा हेडिंग का मीनिंग समझना, तभी एक एक पॉइंट अपन रिलेट कर पाएंगे। हमको हर इंडिविजुअल पॉइंट को हेडिंग से रिलेट अगर हम कर पा रहे हैं तभी आप ये मानना कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है। अगर आप किसी पॉइंट को टॉपिक से रिलेट नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अगर एक लॉजिकल सेंटेंस फ्रेम हो गया है तो वो सही इंटरप्रिटेशन है कानून का, ऐसा नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कानून, आपको पता होना चाहिए ये बात। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्लियर है? और इन जनरल लिखी होनी चाहिए कोई बात, बिना लिखी कोई भी बात सिर्फ तब एक्सेप्ट करेंगे आप जब वो मैं बोल रहा हूं। आ रहा है समझ में? तब भरोसा तुमको करना पड़ेगा आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बस ये है कि उसके रेफरेंसेस अलग अलग एक्ट्स से आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो फुल नॉलेज। हर पॉइंट को पढ़ने के लिए क्या लाइन बोलेंगे अपन? हाँ, तो उसके लिए उसको वैसे फ्रेम करो ना कि एक व्यक्ति रेटिफाई तब कर सकता है किसी एक्ट को जब उसको फुल नॉलेज हो। समझ में आ रहा है? उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। यहां पर फुल नॉलेज किसकी बात कर रहे हैं? किसको होना चाहिए फुल नॉलेज, है ना? ठीक है, देखो, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन whose knowledge of the facts of the case is materially defective. In other words, the principal must have full knowledge of all the material facts. Logically भी आप इसको derive करते जाएंगे, आ रहा है समझ में, कि हाँ ये ठीक बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। एक तो लीगली जो लिखा है उसका भी यही मतलब निकल रहा है कि नहीं, और दूसरा कि ये ठीक बात है कि नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये क्यों लिखा गया होगा कानून में, आप ये बात पहले 2-3 महीने सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसका मौका नहीं लग पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोर्स बहुत सारा है। समझ में आ रहा है? तो शुरू में टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको माननी पड़ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। लॉजिक हम हर चीज़ का डिस्कस करने जाएंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। मैं पहले से ही क्लियर बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो देखो बेसिकली जो भी प्रिंसिपल अपने सर पे जिम्मेदारी ले रहा है बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा? उसको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जो भी एक्ट प्रिंसिपल अप्रूव कर रहा है, समझ आ रहा है,
वो लॉफुल होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल पर जाएगा। इसका मतलब मैं अगर मान लो कि तुमको बोलूँ कि भाई मेरे ब्याह में एक खून करा जा, अरे समझ, तो तुम कर आओगे, तो उसके बाद फिर तुम बोलोगे इनने करवाया, तुम बोलोगे हमने नहीं, हमने ही है, अरे समझ में, तो क्या होगा, हमारे ऊपर आएगी क्या बात? नहीं, अरे समझ में, खून करोगे तो जिसने किया खून वही फंसेगा। हाँ बेटा, तो तुम भी फंस जाओगे। अरे वो तो फंसेगा ही फंसेगा ना, उसने तो किया ही है ना खून। ठीक है, फिर तुम माने जाओगे मुखिया, मास्टरमाइंड, समझ में आ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल एजेंट नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट मानो तो एजेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है ना, समझ में आ रहा है। तो ओनली दोज एक्ट विच आर लॉफुल कैन बी रेटिफाइड, वॉइड, इलीगल, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड। क्लियर है ये? फिर होल ट्रांजेक्शन, मैं कुछ बातें रेटिफाई कर दूं और कुछ बातें रहने दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मैं करूंगा तो पूरा ही कर पाऊंगा, नहीं अन्यथा नहीं। इट मस्ट बी डन फॉर होल ट्रांजेक्शन। इनफैक्ट रैटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑपरेट्स एज अ रैटिफिकेशन ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर पूरा केस बन सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कि थोड़ा पार्ट अगर आपने अप्रूव कर दिया तो पूरा एक्ट अप्रूव हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। एक कोई पॉइंट है इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत इलॉजिकल जाएगा, याद करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, बहुत अजीब जाएगा। क्या होता है, रेयर केसेस के लिए कभी कभी कवर होती हैं कुछ कुछ चीज़ें। क्लियर है? ठीक है, अब आगे, नो डैमेजेस टू थर्ड पार्टी, हेडिंग ना भूलें। एक एक्ट तब रेटिफाई किया जा सकेगा, समझ में आ रहा है, जब उस रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी को कोई डैमेज ना हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब मान लो कि मेरे से कोई एक्ट हो गया गड़बड़, मैं किसी के बिहाफ में कर रहा था या कुछ भी ऐसा, मैंने अथॉरिटी एक्सीड करी है, जो भी है, मैंने एक व्यक्ति के बिहाफ में वो कर लिया, और जिस व्यक्ति के बिहाफ में किया वो कहाँ बैठा हुआ है? विदेश में। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वो रेटिफाई कर रहा है, मतलब कि उसने मेरे को नहीं बोला था, लेकिन मैंने उसके बिहाफ, मेरे भाई का नाम मैंने लगा लिया, तो क्या मैं बच जाऊं, इसके लिए मैंने क्या बोला अपने भाई को कि भाई तू ले ले अपने सर पे जिम्मेदारी, मतलब मैंने एक्ट कर दिया एक, समझ में आ रहा है, क्योंकि तेरे पास तो आ नहीं पाएगी पुलिस और मैं एजेंट बन के बच जाऊंगी। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट समझ लो कि अगर प्रिंसिपल के ऊपर बात नहीं हो सकती, बेसिकली ये वाले पॉइंट को मैं समझाता हूँ, फिर मैं उस पर जाऊंगा, क्योंकि ये अलग से भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी क्या होगी? मुझसे लॉस रिकवर नहीं कर सकती और उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है? विदेश में बैठा हुआ है। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या ये? ठीक है ना, तो क्या होगा कि थर्ड पार्टी को डैमेज हो जाएगा इस रैटिफिकेशन से, तो ऐसा रैटिफिकेशन नहीं होने देंगे हम जिससे थर्ड पार्टी को डैमेज हो जाए। तो रैटिफिकेशन नहीं होने देंगे तो जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी? ये बात सोचते जाना सारी सारी। आ रहा है समझ में? जिस पॉइंट पे भूले तो वो पॉइंट के बाद से पूरा डिस्कशन ब्लैंक हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है? तो बस होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना। रैटिफिकेशन कैन नॉट बी मेड इफ इट वुड रिजल्ट इन डैमेजेस टू थर्ड पार्टी। लो, इसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं। A not being authorized thereto by B demands on behalf of B the delivery of a chattel, the property of B, from C, who is in possession of it. As per section 200, the demand of chattel by A cannot be ratified by B so as to make C liable for damages for his refusal to deliver. देखो एक बार रीड करो अच्छे से इसको ध्यान से। कोई बता सकता हुआ क्या? मतलब खतरनाक है, अच्छा लगेगा, इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे तो। लॉजिकल है और प्रॉपर।
के पास कोई बी की प्रॉपर्टी रखी है, तो ए उससे ए बी के बिहाफ में बोलता है कि मुझे वो प्रॉपर्टी दे दो सी से, पर उसी तो जो प्रॉपर्टी मांग रहा है उसके बिहाफ में उसकी जो सी की लॉस होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। मतलब जो क्या सी के पास बी का एक शटल है और ए बी के बिहाफ में उससे वो मांग रहा है, और ये डिमांड जो उसने डिमांड की है सी से, वो बी से रेटिफाई नहीं हो सकती, बिकॉज अरे आप रीड कर रहे हो तुम। उसने इनकार कर दिया, तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने बी को देने से इनकार कर दिया। तो वो जो सिक्योरिटी रखी हो, मतलब वो जो प्रॉपर्टी रखी हो उसकी सिक्योरिटी के लिए रखी होगी, तो वो ये डायरेक्ट डिमांड नहीं कर सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल केस है। प्रॉपर्टी बी नहीं 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 नहीं, आप और लोगों को भी मौका दो। हाँ नहीं नहीं नहीं, सुन लेना ना, सही हो गए तो तुम सही हो गए, सबको मौका मिल जाए, टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा। जो बी ने प्रॉपर्टी डिमांड की है सुनना ध्यान से। हाँ, सी ने मना कर दी, सी ने मना कर दिया है, ठीक है। तो अब वो ए को बोल नहीं सकता कि आप रेक्टिफाई कर लो, तो फिर ए का उससे डायरेक्ट हो जाएगा। सही जा रहा है। हाँ, तुम भी बोलना चाह रही हो, ये सही है, ये सही है, मैं बताऊंगा। हाँ सर वो जब सी उसको मना कर देगा तो ए उससे डायरेक्टली नहीं ले सकता कि तुमने क्यों मना किया, क्योंकि अगर वो 20 हाँ, ये तुम आगे का बता रहे हो, मतलब इसके आगे का बता रहे हो कि यही। सुनो सुनो सुनो, ठीक है ठीक है, सुन लो एक बार, ठीक है ना। तो अगर लगे कि यही बता रहे थे तो सही है, समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपके एक्सप्लेनेशन से आपको जज करूंगा, जैसा कि एग्जामिनर आपको करेगा। तो आपको अपने वर्ड्स सुधारने ही पड़ेंगे, भले ही आप कितने ही सही हो। आ रहा है समझ में? पॉइंट ये है कि बी का शटल है जो सी के पास है। आ रहा है समझ में? ठीक है, बी का शटल है सी के पास है ना। इसको अपन, अरे यार नहीं है बैटरी इसमें, चलो। बी का शटल है सी के पास है, ए मांगने चला गया सी के पास, तो सी ने मना कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ए ने उसको बोला कि अरे तू जानता नहीं है। बोले अरे तुमको बी ने बोला ही नहीं। अरे बोले बी बोल देगा हमको, उसमें क्या है, तूने हमको मना कर दिया, मैं तेरे को देखता हूँ। अब बी के पास वो गया और बी से उसने बोला कि देखो ए ने, कि भैया तुम मुझे अप्रूवल दो कि तुम ही ने मुझे बोला था। आ रहा है समझ में? ठीक है। और अब वो अगर वो मना करे, उसने मुझे मना किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। समझ रहे? अच्छा, जब तक बी ने नहीं बोला था तो सी का रिफ्यूज़ल क्या कहलाया? सही कहलाया या गलत कहलाया? सही कहलाया, क्योंकि ए के पास अथॉरिटी नहीं थी। अब ए जो है वो बी से बोल रहा है कि तुम अप्रूवल दे दो, ताकि सी का रिफ्यूज़ल गलत हो जाए। सी का रिफ्यूज़ल गलत हो जाए क्यों? कि वो ऐसा बोले कि भैया देखो बी ओनर है और बी ने ही मांगा था ए के थ्रू और तुमने दिया नहीं। मतलब 1 तारीख को वो मांगने गया जब उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। ये 10 तारीख को बोल रहा है बी से कि बी भाई तुम हमको बोल दो कि 1 तारीख को मैं तुम्हारे ही कहने पे गया था, ऐसा बोल दे। तो फिर ये तो बेचारा गलत फंस जाएगा ना। तो इस बात के लिए सी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उसने मना कर दिया। ऐसा रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है जिसके चक्कर में उसने उसका सही एक्ट ही गलत हो जाए। नहीं आया समझ में? क्लियर है? देखो अब, ठीक है। ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी, सेकेंड है टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस। सी, जिसको ए ने ऑथराइज नहीं किया है, गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज टू ए। इसमें एक जगह बी आएगा। नॉट बीइंग ऑथराइज बाय बी होना चाहिए ये, है ना? ठीक है, नॉट बीइंग ऑथराइज बाय बी कर लो उसे। मेरे पेन की इंक खत्म हो गई, मतलब चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अब वो बाद की डेट में पहले के टर्मिनेशन को वैलिडेट नहीं कर सकता। सोचना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? केस बना लो उसका, मतलब वो डायग्राम बना लो कि मतलब डेट के साथ बनाना तो ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना? कि 1 तारीख को
मतलब सबसे पहले ए के पास एक लीज है जो बी ने दिया, ठीक है। अब सी आया 1 तारीख को कैंसिल करने के लिए, जबकि बी ने उसको बोला नहीं था। समझ में आ रहा है? तो ए ने नहीं करा कैंसिल, ए ने नहीं छोड़ी लीज। अब वो बी के पास गया, बोला मुझे बैक डेट से अप्रूवल दो, है ना। तो ये बैक डेट का अप्रूवल वैलिड होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे थर्ड पार्टी को डैमेज हो जाएगा। इसमें आपको थर्ड पार्टी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर का कोई एग्जाम्पल आपको आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड, इसमें अगर आपके मॉड्यूल में कोई एक तीसरा एग्जाम्पल और हो तो उसको और पढ़ लेना। आ रहा है समझ में? जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, हमारा मन करता है कि उसमें हम मास्टरी हासिल कर लें खूब मेहनत करके, लेकिन प्रायोरिटाइज करना हर चीज़। आ रहा है समझ में? ठीक है। मैं इस तरीके के बिलीफ में था कि हर चीज़ 100% करनी चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। लेकिन पिछले 7-8 सालों में मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने इस बिलीफ में। समझ में आ रहा है? सिनेरियो देख करके, रिजल्ट्स देख करके, तैयारी मैंने अपनी आंखों से अपने सामने होते हुए देखी और उसके बाद फिर रिजल्ट्स देखे, तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब जो इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ की कितनी मेहनत करनी है। कायदा ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए, ईजी की कम मेहनत होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या कह रही है आज की डेट में कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसकी ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स ना हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे मार्क्स से ही हमारा जो व्यू है वो जज किया जा रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारी, उसकी चिंता मत करो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। लेकिन मार्क्स को अपनी पहली प्रायोरिटी ज़रूर बनाना। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। ठीक है। ये हम नॉलेज बेस पे ही कर रहे हैं कि हम मार्क्स को पहली प्रायोरिटी बना रहे हैं। मतलब समझ पाओ तो क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? ठीक है ना। हम समझना कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे ज़्यादा? जो मार्क्स ज़्यादा लेकर के आएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, इंपॉर्टेंस अभी से ही बता दे रहा हूँ तुमको। चैप्टर वाइज मत चलना कभी भी इंपॉर्टेंस में, टॉपिक वाइज चलना है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर टॉपिक हमारे लिए एक पूरा एजेंसी एक टॉपिक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैंने अपने पढ़ाई के समय बहुत स्टैटिस्टिक्स लगाई, शायद मैंने बताया हो। समझ में आ रहा है? तो मैं इस लेवल तक मैंने देखा है कि एग्जाम के जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे पेपर निकाल के रख लिए ऐसे पूरे सजा के, कि अगर एजेंसी से क्वेश्चन आता है तो कौन सा टॉपिक आता है जनरली। आ रहा है समझ में? मैं बता रहा हूँ, इतना गजब का डेटा मिला था ना, इतना गजब का डेटा मिला था कि साइकोलॉजिकली मतलब वो फैक्टर सही था कि अगर कोई एजेंसी उठाता है तो ये वाला टॉपिक दे देता है और फंसते हैं। मतलब आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। बस अभी ये चीज़ ना टैक्स वगैरह में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स रहते हैं। आ रहा है समझ में? और कोर्स चेंज होने के कारण ये थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन जितनी चीज़ें सेम चली आ रही है, जैसे कंपनीज एक्ट है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपका ये लग जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसके भरोसे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। क्लियर है? लेकिन हाँ, आपके टोटल मार्क्स में इससे फर्क जरूर पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड राटिफिकेशन। तो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ये तो बहुत कॉमन है। द एक्ट्स डन बाय पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब वो जो बंदा एक्ट करके आया वो एक्ट खुद के लिए नहीं किया उसने। जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा था तभी वो क्या बन के किया उसने? एजेंट। जबकि था क्या वो? नहीं। तभी वैलिड रैटिफिकेशन हो पाएगा। मतलब अगर मैं खुद के बिहाफ में करके आया फिर मैं बोलूं कि भाई तू जिम्मेदारी ले ले, तो क्या वो ले पाएगा? ऐसा रैटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। समझ गए? जरूरी बात है ना। अच्छा, जो मैं एक्ट कर रहा हूं वो प्रिंसिपल की हदों में होना चाहिए रैटिफिकेशन के लिए, और यहां पे वो प्रमोटर वाला पॉइंट वैलिड हो जाएगा। प्रमोटर तो ठीक है, नॉर्मल कंपनी में भी डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में वही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो कंपनी कर सके। आ रहा है समझ में? अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी की हदों में ही नहीं है तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में वो ट्रांजैक्शन थोड़ी कर सकता है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? ठीक है ना। तो वो जो एक्ट है वो प्रिंसिपल की पावर में होगा तभी रेटिफाई हो पाएगा, अदरवाइज प्रिंसिपल कैसे रेटिफाई करेगा उसको? इसका प्योर इसमें लिख लो कि इसमें ये कंपनी वाले एग्जांपल में यही यूज होता है। डायरेक्टर्स के सारे एक्शन इसी तरीके से डिफाइन होंगे।
ये है बेसिकली अल्ट्रा वायरस वाला डिस्कशन। आ रहा है समझ में कि इंट्रा वायरस होगा तो डायरेक्टर अपनी हद के बाहर के ट्रांजैक्शन कर देगा ना तो भी अप्रूव हो जाते हैं, याद है क्या? लेकिन मेमोरेंडम्स के बाहर चले गए तो नहीं अप्रूव हो पाएंगे। एग्जैक्टली ये है वो प्रोविजन, ठीक है। और फिर बाय द प्रिंसिपल, रैटिफिकेशन कौन करेगा? प्रिंसिपल खुद, यार उसके बिहाफ में पता चला और एक तीसरा बंदा आ गया जो उसके बिहाफ में रैटिफिकेशन कर रहा, वो नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए किसकी? प्रिंसिपल की, दोनों टाइम, जब वो एक्ट हुआ और जब वो रैटिफाई कर रहा है। आ रहा है समझ में? और यहां पर प्रमोटर वाला पॉइंट आएगा कि क्यों प्रमोटर पर्सनली लायबल हो जाता है उन एक्ट्स के लिए जो एक्ट्स वो कंपनी के बिहाफ में करता है, अगर उन एक्ट्स का अडॉप्शन नहीं हुआ तो। क्योंकि जब उसने वो एक्ट कंपनी के लिए किए तब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। प्रमोटर लिख लो इसमें, एग्जांपल प्रमोटर्स है ना, तो रिलेट कर पाओगे, है ना। बाकी रेटिफिकेशन कम्युनिकेट होना चाहिए उस व्यक्ति को जिसके बिहाफ में रेटिफिकेशन दिया जा रहा है, वो जो थर्ड पार्टी, जो सेकंड पार्टी जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब पार्टी ही चेंज होगी ना यहाँ तो उसको बताओ तो। और रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर रेटिफिकेशन हो जाए तो ही रेटिफिकेशन वैलिड होगा। रीड कर लो, रीड। क्या चीज क्या चीज? जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी उसके पास क्या होना चाहिए? ठीक है। और जब वो रेटिफाई कर रहा है तब भी उसके पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी। नहीं समझे? हाँ बोलो। किसमें? कम्युनिकेशन वो है जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब जब आप एक्ट कर रहे हो तो सामने वाले से आपने बातचीत क्या की? बिल्कुल। रीड कर लो एक बार। ठीक है, छोटा सा बीच का एक टॉपिक रह गया था, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ये और देख लो।
क्या है ये? वेयर एन एजेंट इज एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट, एक सिंगल एक्ट के लिए अगर एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो वही एक्ट कर सकता है, ठीक है ना. हैज द अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट. ठीक है. फिर वेयर एजेंट इज एम्प्लॉयड टू कैरी ऑन बिजनेस, मर्केंटाइल एजेंट टाइप का. तो एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग्स नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स of conducting such business. Illustration: A is employed by B residing in London to recover at Bombay a debt due to B. As per 188, A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and may get a valid discharge for the same. मतलब कि उसको ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि केस करने की अथॉरिटी के लिए तुम एजेंट हो, ये करने के लिए रिकवरी ड्यू करने का एजेंट बनाया तो वो केस करने की भी अथॉरिटी उसके पास आ गई. समझ में आ रहा है ना. जितनी पावर दोगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उतनी पावर भी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली. समझ गए ना ये वाला. ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ अ शिप बिल्डर. ठीक है. एज पर 188 बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस. सिंपल है. देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो. तेरे को कुछ आ रहा है समझ में? सारा है. अच्छा, गुड.